पिछले टॉपिक में हमने जाना था कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाओं का योगदान तथा इसमें और भी अन्य अन्य टॉपिक जुड़ जाते हैं, जैसे उद्योगपतियों का योगदान, पूर्वोत्तर राज्यों के फ्रीडम फाइटर का योगदान, दक्षिण राज्यों के फ्रीडम फाइटर का योगदान, दलितों का योगदान, विदेशी लोगों का योगदान तथा तथा प्रांतीय राज्यों के राजाओं का योगदान। हम इन सभी का जिक्र नहीं करते हुए हम कुछ दो तीन टॉपिकों की जानने का कोशिश करेंगे, जिसके अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा की गई गलतियों से भारतीयों को आज़ादी में सहयोग जो मिला और भारतीय गर्वान्वित हुए अपने देश को लेकर। इसके अंतर्गत हमने एक फॉर्मेट बना रखा है, जिसके अंतर्गत ब्रिटिशरों द्वारा बौद्ध स्तूपों की खोज से भारतीयों में आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई। विदेशियों द्वारा भारत की आज़ादी में मदद करने से भी भारत में आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई तथा वो अंग्रेजों से लड़ने में या कहे लड़ने के लिए उत्सुक हुए। उसके बाद हमने आज़ादी के आंदोलन में साहित्यकारों का योगदान तथा आज़ादी के आंदोलन में दलितों का योगदान। हम आज इन्हीं टॉपिकों को केवल जिक्र करेंगे तथा अंततः देखेंगे पूर्वोत्तर राज्यों में फ्रीडम फाइटर का योगदान भी देख लेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मेट के अनुसार ब्रिटिश द्वारा बौद्ध स्तूपों की खोज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने कैसे बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म से संबंधित कई सारे खोज किए। इसके अनुसार सर विलियम जोन्स यह ब्रिलियंट पॉलीमैथ थे। इसने कंट्रीब्यूट किया बहुत सारे क्षेत्रों में, जो कि भारतीय राष्ट्रीय संस्कृति में सुधार या कहे एक क्रांति लाने के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके साथ साथ यह जज के पोस्ट पर भी रहे कलकत्ता में। जॉन संस्कृत में मास्टर था तथा यह हमारे देश को जात पात में बांटने के लिए ब्राह्मण मोनोपोली का बात करता था। तथा यह भारतीय ग्लोरी या कहे भारतीय जो इतिहास के भारतीयों का जो योगदान या कहें भारतीयों का जो गौरवमय गाथा थी, उसको यह सामने लाता था, जो कि बुद्धिज्म काल में पास्ट में घटना घटित हुई थी, उसको ये जिक्र करते थे। उसके बाद जेम्स प्रिंसेप का नाम आता है, जो कि इसी के समय में एक बहुत ही बिगेस्ट ब्रेक थ्रू आया भारतीय हिस्टोजोग्राफी में। इसने ही लॉन्ग ब्राह्मी स्क्रिप्ट की खोज इसने किया, जो कि पहले ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा जाता था, उसी का खोज इसी ने किया। ऐसा अंग्रेजों ने लिखा कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट की खोज इसने किया, लेकिन ब्राह्मी स्क्रिप्ट का खोज तो बहुत पहले ही हो चुका था।
इसने मौर्यन एम्पायर के अंतर्गत इसकी खोज की थी। और यह ब्राह्मी स्क्रिप्ट 3rd सेंचुरी बीसी में ऐसा माना जाता है। अशोक अशोका जब अपने को बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लिए थे, अपने को बौद्ध के अनुयायी मानने लगे थे, उसकी उसको भी इन्होंने सर्च करके निकाला। लेकिन ये सभी धर्मों में विश्वास कर अशोक सभी धर्मों में विश्वास करते थे, ये भी इसने इसका भी जिक्र किया है। ब्रिटिश ने अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने में भी बुद्धिज्म का, या कहे कि जो बौद्ध का प्रचार प्रसार हुआ विदेशों में, इसका उपयोग इन लोगों ने बहुत ही प्रभावशाली तरीके से करने की कोशिश किया है। 1790 ईस्वी में ब्रिटिश प्राकृतिक ने बर्मा के संदर्भ में एक रिपोर्ट किया, जिसमें बताया जाता है कि बुद्धा एक बिहारी थे तथा वो घूमते हुए बोध गया पहुंच गए, वहाँ बोध गया गए थे। इसकी भी खोज ये लोग कहते हैं कि हमने किया। बुद्ध से संबंधित डोम स्टूपाज, सीरीज ऑफ मिस्टेरियस डोम लाइक स्टूपाज इत्यादि की खोज भी ये लोग करते रहे धीरे धीरे। 1819 में सांची का स्तूप की खोज ब्रिटिश आर्मी अफसर द्वारा किया गया तथा किस तरह से मुस्लिम ने बुद्धिज्म स्तूपों को तहस नहस किया, इसके बारे में भी ये लोग बताते हैं, ताकि हिंदू मुस्लिम में विद्वेष की भावना इस देश में फैले। इस कारण भी अंग्रेजों ने इसका जिक्र किया, बोलते हैं कि इसकी भी खोज हमने की। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, जो कि लेफ्टिनेंट अलेक्जेंडर कनिंगम अपने आप को भारत में मानता है, और वो रॉयल इंजीनियर भी था। 1834 में कनिंगम ने अपने इंजीनियरिंग स्किल के थ्रू एक गहरा गड्ढा खोदा, जिसमें सांची के मैन स्तूप को पाया तथा उसने मौर्यन पीरियड के सेवरल सेंचुरी से संबंधित तथा गुप्ता पीरियड के कई सारे स्तूपा की खोज किया। इसलिए वो अपने आप को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी मानता है। उसके बाद कनिंगम ने धमेका स्तूपा सारनाथ को 1835 में खोज किया, जो कि सिलिंड्रिकल तथा क्वाइट अनलाइक अदर हेमिस्फेरिकल स्तूपा थे। उसकी खोज की उसने एक मार्क किया डीर पार्क की, जहां पर बुद्धा ने पहला सेरेमन अपने इनलाइटमेंट प्राप्ति के बाद अटेंड किया था। कनिंघम का बहुत बड़ा खोज बारहट स्तूपा है, जो कि मौर्य बुद्धिस्ट ट्रेजर से संबंधित है, जिसे कलकत्ता के म्यूजियम में उसने भेज दिया था तथा इसे इंथुआस्टिक एंटिक्वेरियन वायसराय लॉर्ड कर्जन के पास रखा गया।
कनिंघम ने रिडिस्कवर रिस्कवेट बुद्ध गया 1861 में किया को 1861 में फिर से बोध गया की खोज 1861 में किया तथा अपने आप को बताया कि मैंने बोध गया की खोज 1861 में कर लिया, जबकि ये बोध गया बहुत पहले से ही प्रचलित है। हैमिल्टन बचनान हैज रिपोर्टेड हाफ ए सेंचुरी एगो ए प्लेस कवर्ड बाय ए थिक फॉरेस्ट। कनिंघम ने 1862-63 ईस्वी में ट्रीटमेंट ऑफ हिस्टोरिकल एमनेसिया की खोज की। इसने रामनगर का खोज किया जो कि एंशियंट अहिच्चत्रा कोसम एज ए ग्रेट कोसाम्बी एंड शाहिद महत एज द हिस्टोरिकल श्रावस्ती की खोज की। कैप्टन जॉन स्मिथ was the first European to stumble upon the Ajanta caves in 1819। 1819 ईस्वी में जॉन स्मिथ कहता है कि मैंने 1819 ईस्वी में अजंता केव की खोज की। यह जो अजंता केव था उसमें बौद्ध से संबंधित रॉक कट पहाड़ों को कट करके टेम्पल मंदिर बनाया गया था, जो कि ओनली 2 BC और से तथा 6 BC के बीच में उसने इसका पीरियड माना। अमरावती स्तूपा का कोलिन मैकजी अपने आप को खोजकर्ता मानता है तथा इसे किताबों में भी लिखा जाता है कि कोलिन मैकेंजिया ने खोज किया, जबकि भारत में यह पहले से ही मौजूद है तथा कई राजा महाराजाओं ने इसकी खोज को देखा है। इसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे ब्रिटिश आर्कियोलॉजी की खोज मानी जाती है। सर वाल्टर इलोटे मॉडर्न स्टूपा अमरावती इन आंध्रा की खोज किया, जो कि स्कॉटिश था। इसने 1840 ईस्वी में खोज की। इसे मद्रास के म्यूजियम में वहां से जो कुछ भी मिला उसे मद्रास की म्यूजियम में ले आया तथा उसे बाद में ब्रिटिश म्यूजियम में लेकर चला गया। ब्रिटिश अमरावती जो मॉडर्न स्टूपा से संबंधित जो भी मिले उसे ब्रिटिश म्यूजियम में लेकर चला गया। 1830 में फिर से जनरल वेंटूरा ने उसको फिर से उसमें गया और उसकी खोज के बारे में बताया कि और क्या क्या यहाँ पर है तथा उसके बाद मनी कयाला स्टूपा तक्षशिला की भी खोज की गई। हम देखते हैं कि इन सभी चीज़ों की खोज वहाँ पर की गई। उसके बाद हम देखेंगे कि विदेशियों द्वारा भारत के आज़ादी में मदद किस तरह से किया गया था। विलियम जॉनसन जेम्स प्रिंसेप ये दोनों एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के मेंबर रहे तथा ये पूर्वी शिक्षा के वर्नाकुलर लैंग्वेज के में शिक्षा देने के पक्षधर रहते थे तथा भारतीय सभ्यता संस्कृति को ये आदर तथा रिस्पेक्ट तथा ये लोग कहते थे कि यहाँ की संस्कृति इनरिच है। उसके बाद हम देखेंगे मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल सिस्टर निवेदिता, जिसके बारे में हम बहुत पहले ही जिक्र कर चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सत्यानंद स्टोक्स यह अमेरिका का व्यक्ति था जो कि भारत लीपर होम इन हिमाचल में यह काम करने आया था तथा यह शिमला हिल्स में लेबर एक्सप्लॉयटेशन से संबंधित है। लेबर का जो शोषण होता था उसके अगेंस्ट में यह हमेशा आवाज उठाते रहता था तथा यह एक अमेरिकन है जो कि कांग्रेस सेशन नागपुर
1920 में भाग लिया था तथा यह पहला विदेशी था जो कि कांग्रेस मैनिफेस्टो 1921 में साइन किया था तथा यह यह गवर्नमेंट सर्विस में भी ज्वाइन किया था तथा फ्रीडम आज़ादी के आंदोलन में भी भाग लिया था तथा इसको अरेस्ट सेडिशन के चार्ज में 6 महीने के लिए जेल भी भेज दिया गया, अंग्रेजों ने भेज दिया गया था। अब आता है एनी बेसेंट, जिसका जिक्र हम कई बार कर चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि चार्ल्स फ्रियर दीनबंधु एड्रयू, यह इंग्लिश मिशनरी का फिलैंथ्रोपिस्ट था तथा यह आज़ादी के आंदोलन का सपोर्ट करता था तथा ब्रिटिश के रेशियल पॉलिसी तथा अनजस्ट या न्यायपूर्ण नीति का विरोध करता था तथा या उनका क्रिटिसाइज करता था। यह राजनीतिक तथा सामाजिक आंदोलन में भाग लेता था भारतीय नेताओं के संग। यह इसको चैंपियन ऑफ राइट ऑफ लेबर भी कहा जाता था, जो कि रेलवे वर्कर तथा कॉटन वेबर से संबंधित होते थे। यह उनके डिमांडों को रखता था। यह जो एंड्रू था वो B.R. अम्बेडकर के साथ मिलकर हरिजन डिमांड को भी रखने की कोशिश करता था तथा हरिजन को हमारे सनातन कल्चर से बांटने के लिए यह ऐसा प्रयास करते रहता था तथा यह अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में भी आंदोलन करते B.R. अम्बेडकर का साथ देते रहता था तथा गांधी जी ने इसको टाइटल दीनबंधु का दिया था क्योंकि यह गरीबों के लिए काम करता था। तथा यह साउथ अफ्रीका में जो भारतीयों का अधिकार था उसको सेटल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, फिजी एंड इंग्लिश कॉलोनी इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी यह ऐसा काम किया था। अब ह्यूम के बारे में जानेंगे, जिसके बारे में हम लोग कुछ जानकारियाँ ले चुके हैं। उसके बाद नीली सेन गुप्ता, इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में 1920 में भाग लिया, जो कि बहुत नीली सेन गुप्ता उनके पति के जेल हो जाने पर रेलवे मैन स्ट्राइक के दौरान उनके हस्बैंड को जेल में डाल दिया गया था, जिसके कारण इनको अरेस्ट कर लिया गया था। नीली सेन गुप्ता कानून के अगेंस्ट में खादी को डोर टू डोर बेचने की काम करती थी। 1931 ईस्वी में 4 महीने के लिए जेल गई है, जिसमें अनलॉफुल असेंबली एड्रेसिंग एंड अनलॉफुल असेंबली में जो एड्रेस किया था, जिसके कारण इनको जेल 4 महीने के लिए भेज दिया गया था। ये एक बार के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 47 एनुअल सेशन एट कलकत्ता इन 1933 में चुनी गई थी तथा ये कांग्रेस टिकट पर बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली में 1940 और 1946 में चुनकर भी आई थी। मीराबेन का नाम आता है, जो कि ये गांधी जी के साथ जुड़ी हुई थी तथा ये मीडिएटर के तौर पर पूर्व एवं पश्चिम के लिए काम करती थी। तथा इन्होंने अपनी लग्जरी लाइफ को छोड़कर भारतीय
भारतीयों की सेवा में लग गई थी, ऐसा ऐसा कई किताबों में जिक्र होता है। तथा इसके बाद हम देखते हैं कि जब गांधी जी 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गए तो वहां भी ये गई थी मीराबेन। तथा उसके बाद हम देखते हैं कि भारतीयों के भारतीयों के हक के लिए 1934 में भी तथा इनको 1932-33 ईस्वी में जेल भी जाना पड़ा था। 1942-44 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भी इन्होंने आंदोलन में भाग लिया था। उसके बाद वेरियर इरविन ब्रिटिशर था तथा वो 1927 में भारत आया था तथा यह सेवा संघ और पुणे से जुड़ा रहा है। गांधी जी के सलाह पर ट्राइबल अपलिफ्टमेंट से संबंधित काम करता था तथा गोंड सेवा मंडल का स्थापना की। लेकिन यह फुट डालो राज करो की नीति का भी अनुसरण करता था। उसके बाद हम देखेंगे आजादी के आंदोलन में साहित्यकारों का योगदान। साहित्यकारों से संबंधित अगर हम देखते हैं तो कई सारे साहित्यकारों को यहाँ से आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण उनको जेल भेजा गया, जिसमें मुंशी प्रेमचंद जी का जिक्र आता है, जो कि जिन्होंने सोजे वतन रंगभूमि जैसी रचनाएं या अन्य बहुत सारी रचनाएं की, जिसको अंग्रेज पूर्णतः प्रतिबंधित कर देते थे या उनकी कॉपी के पेज जला दिया करते थे। उनको इनकी कोई भी नई बुक को पब्लिश नहीं होने देते थे तथा इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा था। उसके बाद हम देखते हैं कि सतीनाथ भादुड़ी को 3 बार जेल जाना पड़ा था, जिसके कारण ये भी आज़ादी के आंदोलन के लिए ऐसे रचना करते थे जिसके कारण अंग्रेज इनसे विक्षुब्ध हो जाते थे, क्योंकि इनके आंदोलन में वो ऐसा एक ज्वलंत या कहे ज्वाला थी कि जिसके कारण लोग अंग्रेजों पर टूट पड़ते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि एक नाम आता है मैथिली शरण गुप्त। ये भी बहुत ही ऐसी कविता या साहित्य की रचना करते थे जिसके कारण अंग्रेज विक्षुब्ध हो जाते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि किताबों को प्रतिबंधित किया गया मुंशी प्रेमचंद्र जी का जिसका जिक्र हमने किया है। उसके बाद हमें कॉलेजों व विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए ये सारे साहित्यकार या प्रोफेसर कहें, ये लोग बच्चों को प्रोत्साहित करते थे कि आप लोग बहिष्कार करो, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाओ ताकि अंग्रेजों को यहाँ से भगाया जा सके। इसमें अन्य ऐसे भी साहित्यकार हैं जिनका नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत दुर्दशा रचना किए थे, अंधेरी नगरी चौपट राजा की रचना किए, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, मदन लाल चौबे भारत भारती की रचना किए थे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वंदे मातरम, सुभद्रा कुमारी चौहान ने खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली लाड़ी रानी थी की भी रचना की थी, श्यामलाल गुप्त पार्षद, इन्होंने झंडा गीत का सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जैसे गीतों का भी रचना किया था, जिसकी लोकप्रियता देश में बहुत बड़े व्यापक स्तर पर रही, इन्होंने किया। अब हम देखते हैं कि कैसे हमारे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में दलितों का योगदान रहा, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि सबसे पहले तिलका माझी जी का जिक्र आता है, जो कि 1780 से 1784 ईस्वी में संथाल परगना में रहते थे। इन्होंने ये युद्ध कला में निपुण थे और एक अच्छे निशानेबाज थे। इस वीर सपूत ने ताड़ के पेड़ पर चढ़कर
तीर से कई अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद महाराष्ट्र, बंगाल और उड़ीसा प्रांत में दलित आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। इस विद्रोह ने अंग्रेजों से कड़ा संघर्ष हुआ, जिसमें अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी थी। सिद्धू संताल और गांधी गोची माझी के साहस और वीरता ने अंग्रेजों को अंग्रेज कांपते थे। बाद में अंग्रेजों ने इन वीर सेनानियों को पकड़कर फांसी पर चढ़ा दिया। उसके बाद उदैया का जिक्र आता है, जिन्होंने इसके बाद अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का बिगुल 1804 में बजाया। उदैया 1804 से 1807 ईस्वी का काल माना उदैया का काल 1804 से 1807 ईस्वी तक माना जाता था। 1804 में बजा छतरी के नवाब नाहर खां अंग्रेजी शासन के कट्टर विरोधी थे। 1804 और 1807 में उनके पुत्र ने अंग्रेजों से घमासान युद्ध किया और युद्ध में जिस व्यक्ति ने उनका भरपूर साथ दिया वह उनका परम मित्र उदैया था, जिसने अकेले ही सैकड़ों अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। बाद में उदैया पकड़ा गया और उसे फांसी दे दी गई। उदैया की गौरव गाथा आज भी क्षेत्र के लोगों में प्रचलित है। अब हम मतादीन के बारे में जानेंगे, जो कि 1857 की क्रांति में भाग लिया था। अगर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बात करें तो इसकी शुरुआत मूलतः मतादीन भंगी के उद्गारों से ही होता है। दरअसल 1857 के सिपाही विद्रोह, जिनके नायक के रूप में मंगल पांडे को माना जाता है, वह अंग्रेजी सेना के सिपाही थे। मतदीन छावनी की कारतूस की फैक्ट्री में सफाई कर्मचारी थे तथा उन्होंने ही मंगल पांडे को कहा था कि आप ब्राह्मण का बेटा हो, जिन कारतूसों का आप उपयोग करते हो उस पर गाय और सुअर की चर्बी लगी होती है, जिसे आप अपने दांतों से तोड़कर बंदूक में भरते हो। क्या उस समय आपका धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहा है? जो कि हमारे यहाँ ब्राह्मण पूजनीय होते हैं। इस तंज का मंगल पांडे के दिमाग पर गहरा असर पड़ा। अंग्रेजों की इस करतूत को मंगल पांडे ने हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की बैठक में बड़ी गंभीरता के साथ उठाया। मातादीन के इसी तंज ने सिपाहियों को जगा दिया और यहीं से अंग्रेजों के प्रति सिपाहियों में नफरत पैदा होने लगी। सैनिकों ने कारतूस को दांत से खींचने से मना कर दिया। अंग्रेज इस बात से बौखला गए, जिसमें दलित मातादीन और मंगल पांडे को पकड़कर फांसी दे दी गई। उसके बाद हम देखते हैं कि चैतराम जाटव और बल्लू मेहतर, इन दोनों ने भी 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले चैतराम जाटव और बलूराम मेहतर के इतिहासकारों ने भुला दिया। इन्होंने आज़ादी के लिए केवल फिरंगियों से ही टक्कर नहीं ली, बल्कि देश के आन बान और शान के लिए कुर्बान हो गए। क्रांति का बिगुल बजते ही देशभक्त चैतराम जाटव और बल्लू मेहतर भी 26 मई 1857 को सोरे एटा की क्रांति की ज्वाला में कूद पड़े। वे इस क्रांति की अगली कतार में खड़े रहे। फिरंगियों ने दोनों दलित क्रांतिकारियों को पेड़ से बांधकर गोलियों से उड़ा दिया और बाकी लोगों को कासगंज में फांसी दे दी। इतना ही नहीं, 1857 की जौनपुर क्रांति असफल नहीं होने पर जिन 18 क्रांतिकारियों की बागी घोषित किया गया था, उनमें सबसे प्रमुख बांके चमार था, जिसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने उसे उस जमाने में 50,000 का इनाम घोषित। अंत में बांके को गिरफ्तार कर मृत्यु दंड दे दिया गया। उसके बाद आता है वीरांगना झलकारी बाई, जिसका जिक्र हमने बहुत पहले ही कर दिया है झांसी की रानी के टॉपिक में, इसे आप वहां से देख सकते हैं। उसके बाद आता है उदा देवी पासी। वीरांगना उदा देवी के संघर्ष और बलिदान को देखे तो उनसे संबंधित समूचा घटनाक्रम अधिक अर्थपूर्ण लगता है तथा उनके नए आयाम उभर कर सामने आते हैं। बहुत से लोगों के लिए यह
रोमांचक बलिदान इस कारण महत्वपूर्ण हो सकता है कि ऐसा साहसिक कारनामा एक स्त्री ने किया। बहुत से लोग केवल इस कारण गर्व से मस्तक ऊंचा कर सकते हैं कि उस बलिदानी दृढ़ संकल्पी महिला का संबंध दलित वर्ग से था। दूसरे लोग मात्र इसी कारण इस घटना को और भी शालीनता या कहे उत्कृष्टता की नज़र से देखेंगे कि कैसे एक गरीब परिवार से होते हुए भी इन्होंने आज़ादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण प्रयास किया। 16 नवंबर 1857 को लखनऊ के सिकंदराबाद चौराहे पर घटित इस अपने ढंग से अकेले बलिदान तथा पृष्ठभूमि में सक्रिय अभिन्न पराक्रम के कारण अधिक महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इस घटना मात्र समूचे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को न केवल नई गरिमा मिलती है बल्कि उनके अपेक्षित विमर्श से वंचित रह गए कुछ पक्षों पर व्यापक विचार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। उदा देवी का इतिहास सामने लाने का काम पासी रत्न कहे जाने वाले राम लखन ने किया। कई साल के शोध और इतिहासकारों से संपर्क के बाद वीरंगना उदा देवी का इतिहास उभर कर सामने आया। शहीद वीरंगना उदा देवी के संदर्भ में सबसे पहले लंदन की इंडियन हाउस लाइब्रेरी में 1857 के गदर से संबंधित कुछ दस्तावेज और अंग्रेज लेखक की पुस्तकें प्राप्त हुई, जिसके अनुसार उदा देवी नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल की महिला सैनिक दस्ते की कप्तान थी। इनके पति का नाम मक्का पासी था, जो लखनऊ के गांव उजिरियाओं के रहने वाले थे। अंग्रेजों ने लखनऊ के चिन्हट में हुए संघर्ष में मक्का पासी और उनके तमाम साथियों को मौत के घाट उतार दिया। पति के मौत का बदला लेने के लिए वीरंगना उदा देवी 16 नवंबर 1857 सिकंदरबाग लखनऊ में एक पीपल के पेड़ पर चढ़कर 36 अंग्रेज फौजियों को गोलियों से भून दिया और बाद में खुद भी शहीद हो गए। इस घटना का पूरा उल्लेख ब्रिटिश फौज इनके सर्जेंट फॉरवेस ने अपनी पुस्तक में किया। वीरंगना उदा देवी का इतिहास लखनऊ के एटलस और NBRI के म्यूजियम में तस्वीरों के माध्यम से आज भी देखा जा सकता है। वीरंगना उदा देवी विश्व की पहली महिला है जिन्होंने 36 अंग्रेज सैनिकों को मार डाला, लेकिन इतिहासकार ने ऐसे विश्व स्तरीय शहीद दलित महिला को नज़रअंदाज कर दिया। बल्कि इतिहासकार ना कहें इन्हें अंग्रेजों का चमचा ही कहे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये चमचे ही हो सकते हैं जो हमारे देश की वीरंगना या कहें गरीब वर्ग के होते हुए भी अपने देश के लिए न धन न दौलत बल्कि अपने देश की आन बान शान के लिए इस तरह से इन्होंने लड़ा कि आज इन्हें याद करने की बहुत ही जरूरत है। उसके बाद हम देखते हैं महावीरी देवी वाल्मीकि दलित, ये भी भंगी जाति से थी जो आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। मुजफ्फरपुर की रहने वाली महावीरी को अंग्रेजों की नाइंसाफी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्होंने अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए महावीरी ने 22 महिलाओं की टोली बनाकर अंग्रेज सैनिकों पर हमला कर दिया। अंग्रेजों को गांव देहात में रहने वाली दलित महिलाओं को इस टोली से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अंग्रेज महावीरी के साहस को देखकर घबरा गए। महावीरी ने दर्जनों अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया और उनसे घिरने के बाद खुद को भी शहीद कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं शहीद आजम उधम सिंह, जिसका जिक्र हमने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो जनरल ओडायर को मौत के घाट उतार दिए थे, इसका जिक्र हमने बहुत विस्तृत रूप से किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि चौरी चौरा कांड, दलित समाज की एक सभा चल रही थी। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के गांव में चौरी चौरा में दलित समाज की एक सभा चल रही थी। इस सभा में स्वराज पर ही मंथन चल रहा था। तभी वहां से गुजर रहे एक सिपाही ने जोशीला भाषण कर रहे रामपति दलित पर अपमान सूचक शब्दों की बौछार कर दी। सिपाही के दुर्व्यवहार से लोग उत्तेजित हो गए और देखते ही देखते ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नारे
लगे। पुलिस वालों ने नारेबाजी करे लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया, जिससे नाराज लोगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया और सिपाहियों को भागकर थाने में छुपना पड़ा। क्रांतिकारियों ने पुलिस चौकी में ही आग लगा दी। जो सिपाही बाहर निकला उन्हें भी मार डाला और आग के हवाले कर दिया। इस कांड में कुल 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। दलित समाज के कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई, मुकदमे चले, जिसमें से 15 लोगों को फांसी भी दे दिया गया और इन्हें बचाने वाला कोई नहीं आया। यहाँ तक कि इसी कांड के बाद गांधी जी ने अपना आंदोलन को स्थगित कर दिया था। 14 लोगों को काला पानी की भी सजा इसमें दे दी गई तथा बाकी लोगों को 8-8 साल और 5-5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इस क्रांति ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला डाली थी। इसी समय जो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जाता है उसको समाप्त करने की घोषणा कर दी गई तथा इस समय में गांधी जी का तर्क था चोरी चोरी कांड उनके अहिंसक सिद्धांत के विरुद्ध था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी दलित वर्गों के देशभक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा पूरे देश में अपनी गिरफ्तारियां दी। इस देशभक्तों में गोरखपुर का मिठाई ठेलू गजाधर और कलू सीताराम के दुर्जन और चौधरी परागी लाल, आजमगढ़ के राम प्रताप, सुल्तानपुर के सूरज नारायण, लखनऊ के सीताराम और जोधा प्रमुख थे। इसके बाद हम नमक सत्याग्रह। इस सत्याग्रह में दलित लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह आंदोलन गांधी जी के 30 को साबरमती आश्रम से शुरू किया था तथा इसमें दलित वर्ग के तमाम लोग शामिल हुए थे। इसमें लदेव प्रसाद कुरिल थे जो इन्होंने कोतवाली में धरना देने पर पुलिस ने उन पर गोली चला दिया और वहीं शहीद हो गए थे। अलावा लाल कुआं लखनऊ के थे। उसके बाद हम देखते हैं कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को भी सुबह गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तारी के बाद अंग्रेजों की इस दमनकारी नीति से लोगों में आक्रोश पैदा हो गया। आंदोलन उग्र अख्तियार करने लगा। अंग्रेजों के दमनकारी नीति के तहत कई जगह गोलियां और लाठियां चलाई गई। आंदोलन के इस में अमर शहीद और क्रांतिकारी में अछूत समाज के लोगों की संख्या सबसे अधिक थी। यूपी के कई जिलों में 93 दलितों ने अपनी कुर्बानी दी, जिसका नाम व पत्र आज भी सरकारी अभिलेखों में दर्ज है। नेताजी के चमार रेजिमेंट है, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार को खदेड़ने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 26 जनवरी 1942 को आजाद हिंद फौज बनाई थी। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस अपील से हजारों की संख्या में भारतीय सैनिक देश की आज़ादी के लिए आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गए। इस फौज में कैप्टन मोहनलाल कुरिल की अगुवाई में हजारों दलित की फौज भी शामिल हो गए। यहाँ तक चमार रेजिमेंट पूरी तरह आजाद हिंद फौज में विलीन हो गया। चमार रेजिमेंट पूरी तरह से आजाद हिंद फौज में विलीन हो गया तथा चमार रेजिमेंट ब्रिटिश भारतीय सेना की महत्वपूर्ण रेजिमेंट थी। दलित परिवार के हजारों युवा देश की आज़ादी के लिए इस फौज में शामिल होकर अंग्रेजों से संघर्ष करते रहे। उसके बाद हम अंततः देखते हैं शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की भूमिका। बाबा साहब ने इसके अंतर्गत काम किया। सन 1940 ईस्वी में बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। इस फेडरेशन का मुख्य उद्देश्य अछूतों की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक शोषण, अन्याय व अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करना था। यह फेडरेशन अछूतों की सुरक्षा एवं अधिकार मात्र के लिए नहीं बल्कि आज़ादी के लिए मर मिटने के लिए तैयार फेडरेशन 19 आंदोलन को छेड़ा था। बल्कि 1946-47 में देशव्यापी आंदोलन चढ़ा। इस आंदोलन का नारा था अधिकारों के लिए लड़ना होगा, जीना है तो मरना होगा। देश भर की जेलों में लगभग 25,000 दलित सत्याग्रही जेल गए, जिसमें अमर शहीद दोजी राम जाटव भी थे जो हाथरस के निवासी थे। देश की आज़ादी के लिए हजारों लाखों लोग शहीद हो गए, लेकिन कुछ लोगों का ही नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाता है क्योंकि कुछ तथाकथित सो कॉल्ड लोग जो हैं
अपने आप को ऊपर करना, अपने आप को आज़ादी के आंदोलन में ऊपर दिखाना चाहते थे, चाहे उनका योगदान थोड़ा बहुत क्यों न हो। इस कारण से तथा ये लोग अपनी गौरव गाथा को प्रस्तुत करना चाहते थे। दलितों के साथ भेदभाव किए, न कि पूरे पूरे देश के सनातनी लोगों ने किया। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि कहा जा कई कई इतिहासकार लिखते हैं कि सनातनियों ने ही अछूतों या दलितों के बारे में नहीं बताया। उसके बाद हम देखते हैं कि दो और आज़ादी के आंदोलन में भाग लिए लोगों का जिक्र आता है, जिनका नाम ज्योतिबा राव फुले तथा उनकी पत्नी थी। तथा उसके बाद एक और आता है नायकर, जो कि जिन्होंने अपने अपने दलितों या अपने जातियों के उत्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। लेकिन वो अंग्रेजों की जो नीति थी या उन लोगों की जो पॉलिसी थी उसको नहीं समझ पाए थे, और उसकी बारीकियों को अगर वो समझ जाते तो वो आपस में न लड़ते हुए या आपसी घोर विरोध या जो कुछ तथाकथित या जो रूढ़िवादी माइंडसेट के ब्राह्मण थे वो लोग नाकर जैसे लोगों का शोषण नहीं करते या उनको सताते नहीं, और तथा इसका फायदा अंग्रेज न उठाकर हमारे समाज में फूट डालने की कोशिश न कर पाते, तथा इसी पॉलिसी को आधार बनाकर हमारे समाज को आज तक या सनातनी सभ्यता संस्कृति को आज तक बांटने की कोशिश न की जाती रही। आज हम एकजुट होते या अब हम एकजुट हो सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे ये सारी परतें खुलते जा रही हैं। क्योंकि हम लोग कभी अलग नहीं थे, सनातनी के ही पार्ट थे, सभी जाति के लोग। बल्कि हमारे समाज में जाति नाम का जिक्र ही नहीं होता, बल्कि अगर हम देखते हैं तो वर्ण का जिक्र होता है, जिसमें ऋग्वेद के 10वें सूक्त में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। उसके पहले हम जाते हैं तो एक वर्ण के 13 कुरी होते हैं। 13 में जो सबसे ज्ञानी होगा वो है ब्राह्मण होगा। एक ही वर्ण के 13 कुरी जिसमें सबसे जो ज्ञानी होगा वो ब्राह्मण का काम करेगा, तथा जो दिव्यांग या अपंग मंदबुद्धि का होगा वो अपने परिवार की सेवा का काम करेगा। तथा उसके बाद जो सबसे तेज के बाद अगर शारीरिक रूप से बलवान होगा वो क्षत्रिय का अपने पूरे परिवार की देखरेख या समाज की देखरेख करेगा। उसके बाद जब उससे कमजोर होगा वो खेती बाड़ी का काम देखेगा। उसके बाद वाला जो हाथों से मजबूत होगा वो लोहे वगैरह का काम करेगा। जो हाथों के तकनीक में दक्षता प्राप्त करेगा वो सोना का काम करेगा। इसी तरह से कई 13 श्रेणीबद्ध वर्ण में विभाजित किया गया था। हमारे धार्मिक अन्य ग्रंथों के स्रोत से यह प्राप्त होता है। तो हम कभी भी जाति में नहीं बटे हुए थे, बल्कि इसे बांटा गया और हमारे समाज में द्वेष की भावना उत्पन्न करके हमें बांटकर हम पर राज्य करने की, क्योंकि अंग्रेज, मुगल और अन्य कई सारे जो आक्रांता थे वो लोग हमारे यहाँ आए। कम से कम 1000 ईस्वी तक का शासन का जिक्र होता है, जो कि 1000 सालों में हमारे यहाँ फूट डालो और राज्य करो की नीति का अनुसरण किया और हमें बांटते चले गए, जिसको हम बहुत सालों से समझ नहीं पाए। क्योंकि हम देखते हैं कि 1832 या 33 ईस्वी में ही हमारे यहाँ जितने गांव थे उतने गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी। वहां तक भी हम कुछ हद तक जाति में ना बढ़ते हुए हमारे लिटरेसी रेट बहुत हाई स्तर का था, जो कि अंग्रेजों के लॉर्ड मैकाले ने रिसर्च के माध्यम से पाया था। धन्यवाद।